देखिए, महंगाई के दो कारण एक तो होते हैं। देखिए, एक तो यह है कि जो सरकार जिस तरह का दावा कर रही है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ही चीजें सप्लाई चेन मेथड टूट जाए उस कारण से हो, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि वो सरकार का स्पष्टीकरण है जो कि बिल्कुल झूठा स्पष्टीकरण है। ये जो महंगाई की स्थिति बनी हुई है इस समय, आप आखिर क्यों तमाम छोटी छोटी चीजें महंगी होती चली जा रही हैं? तो ये आपके आर्थिक विफलता है, सरकार की गलत आर्थिक नीतियों के कारण ये महंगाई है। देखिए, अब जो आपने मुद्दा उठाया है, थोड़ा सा मैं वो तुलना करना चाहूंगा, क्योंकि देखिए श्रीलंका में जो आर्थिक स्थिति खराब हुई है, उसके आर्थिक स्थिति खराब होने से भारत की स्थिति खराब नहीं होगी। बल्कि श्रीलंका से हम लोग इसीलिए चर्चा कर रहे हैं कि श्रीलंका को हम लोग एक तरह से अलार्म के रूप में देख रहे हैं कि वहां पे जो पॉलिटिकल सिनारियो रहा, गलत आर्थिक डिसीजंस लिए गए, उसी प्रकार की स्थिति हम भारत में भी पा रहे हैं। भारत में भी स्थितियां वैसे ही है। अब ये बताइए, वहां पे गवर्नर अर्थशास्त्री नहीं है, तो हमारे गवर्नर कौन से अर्थशास्त्री हैं? इतिहास के विद्यार्थी रहे हैं, साथ ही साथ एक तरह से वित्त मंत्रालय में भी सचिव हो गए। आपने गवर्नर शक्तिकांत दास जी को बना दिया इसलिए कि आपको आरबीआई के जो पैसे हैं वो लेने में आपको कोई परेशानी नहीं हो, कोई नानुकुर ना करे। तो दुनिया भर में देखिए, मैं अभी स्पष्ट रूप से कहूंगा कि चाहे भारत की वित्त मंत्री हो, और ये इस सरकार के लिए, सरकार के समर्थकों को बुरा लगेगा सुन के, जो हमारे स्वर्गीय वित्त मंत्री अरुण जेटली थे, वो भी एक सही वित्त मंत्री साबित नहीं हुए। जो वर्तमान में जो निर्मला सीतारमण है, ये वित्त मंत्री के रूप में एक विफल वित्त मंत्री। आप नहीं कह सकते कि भाई प्याज महंगा है तो हमें क्या मतलब है, मैं तो प्याज खाती नहीं। आप इस प्रकार के जवाब देके आप नहीं सवालों से बच सकते। तो मैं प्रथम खंड में कह रहा था कि देखिए, महंगाई के लिए बहुत बड़ा सा जिम्मेदार पक्ष तो एक तरह से डीजल पेट्रोल है। भारत जैसे अर्थव्यवस्था में चूंकि अभी भी ट्रांसपोर्टेशन का बड़ा सा हिस्सा, एनर्जी का बड़ा सा सेगमेंट है इसी के ऊपर निर्भर। मैं फिर उसी हिस्से को मैं जा रहा जहां पे मैंने उस वाक्य को छोड़ा था पिछले खंड में। आपने आखिर अप्रैल 2019 के बाद से ईरान से आपने तेल नहीं खरीदा। अभी आप रूस से तेल खरीद रहे हैं, चलिए बड़ी अच्छी चीज है। लेकिन रूस का तेल उत्पादन क्षेत्र कहां पे है? उसके बिल्कुल ध्रुवीय क्षेत्र में है। वो ध्रुवीय क्षेत्र से उसको लेके आना भारत तक में, उसके ट्रांसपोर्टेशन और तमाम तरह की चीजों को देखिए। दूसरी चीज, जो ईरान का तेल था, दर्शकों को समझना चाहिए कि उसको हम लोग बोलते हैं स्वीट ऑयल, यानी सबसे उसकी जो उत्कृष्टता वो काफी शानदार है। हम लोग भारत एक तरह से जो हम लोग के निर्यात का एक बड़ा हिस्सा होता था, तो हम लोग अपनी एनर्जी जरूरत तो ईरान के तेल से पूरा करते ही हैं। साथ ही साथ ईरान का तेल को हमारी जो रिफाइनरी बनी हुई है यहाँ पे, वो ईरान के तेल के आधार पर बनी हुई है, और उसके आधार पर हम लोग उसको निर्यात भी किया करते थे। और ईरान जो हम लोग को छूट दे रहा था, क्या क्या छूट दे रहा था? एक तो 25% डिस्काउंट, दूसरा एशियाई प्रीमियम चार्ज, काफी महंगा शब्द होता है। एक तरह से ओपेक वाले देशों ने जो एशिया के क्षेत्र में लोग रहता है उसके ऊपर एक्स्ट्रा टैक्स वो भी डाल देते हैं। वो इन सब कारणों से काफी ज्यादा जो कि महंगी हो जाती है तेल, और वो वाटर सिस्टम पे लेने के लिए तैयार था, लेकिन आपने अमेरिका के दबाव में उससे लेना मना कर दिया। और स्थिति क्या हुई, जो अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे, जो भारत का जो चाबहार प्रोजेक्ट है उसके ऊपर चीन नजर बनाए हुए है राजीव जी। यानी हम लोगों का पूरा निवेश का मामला, और उस चाबहार प्रोजेक्ट से विकास कौन करेगा? तो उससे विकास अब चीन करेगा। तो ये इतनी शानदार विदेश नीति अगर यहाँ पे होगी, तो वहां पे आप अर्थव्यवस्था में डूबने के लिए तैयार रहिए। आपको कोई दूसरा नहीं डुबा रहा है। तो आपके वित्त मंत्री असफल, आपके गवर्नर असफल, और आपके विदेश मंत्रालय का कोई परिणाम नजर नहीं आता। ये सब तमाम ऐसी चीजें हैं, मैं संक्षेप में काफी रख रहा हूं कि ये तमाम ऐसी चीजें हैं राजीव जी, जो आज के वर्तमान महंगाई के लिए दोषी कारण है। ये कहीं ऊपर से या कोई दूसरे चीजों के कारण नहीं हुआ। तभी मुझे याद आता है कि देखिए, आज दुनिया में वैसी आर्थिक संकट नहीं है जिसको 2008, 2009, 10, 11, 12, 13 में उस समय जो जिन स्थितियों को कांग्रेस सरकार ने संभाला था, उस समय की जो स्थितियां बनी हुई थी। तो अगर उस स्थिति में, जबकि $140 प्रति बैरल का तेल था, तब अगर भारत को सुरक्षित रखा जा सकता था, तो आज हम सुरक्षित क्यों नहीं रख सकते? लेकिन वो हमारे प्राथमिकता में नहीं है। हम उस आधार पर हम सोचते ही नहीं है। देखिए, आप सोच के देखिए कि हमारा जीडीपी कर्ज अनुपात कहां पहुंच चुका है, 90% पहुंच चुका है। अगर मैं अभी का इस फाइनेंशियल ईयर की बात करूं, तो आज कल ही एक तरह से सरकार के जो आंकड़े कल जारी हुए हैं कि प्रथम छमाही में ही 8 लाख करोड़ अतिरिक्त, यानी बजट में जिस कर्ज का प्रावधान था उसके अतिरिक्त 8 लाख करोड़ रुपया केंद्र सरकार और एक्स्ट्रा कर्ज उनको लेना पड़ा है उनको। तो आप कहां तक कर्ज लेते चलेंगे? एक दर्शकों को मैं बता दूं कि भारत सरकार की एक लंबे समय से, सरकारें बदलती चली गई केंद्र में, लेकिन एक लंबे समय से हमारे 1991 के बाद एक अर्थव्यवस्था में सहमति रही, और तमाम सरकारों ने उसका पालन किया कि हम लोग जो अपने टोटल जो आय का खर्च करते थे वो इंटरेस्ट के ऊपर, वो लगभग उसको 24% पर तमाम सरकारों ने बरकरार रहा, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार रही या मनमोहन सिंह की सरकार रही। अभी इस समय पिछले बजट तक में ही वो राशि
33% को क्रॉस कर चुकी है वो। यानी आप जितना आप आय करते हैं उसका 33% केवल ब्याज के भुगतान यानी कर्ज के भुगतान अदायगी में आपका खर्च होता है। तो इस तरह की जो तमाम विसंगति आप ला रहे हो, आप देखिए सरकार का आय का स्रोत क्या सरकार बनाना चाहती है। आप वित्त मंत्रालय के कभी भी प्रेस विज्ञप्ति को खोल के या पीआईबी पे जाके देखिए, आपको तमाम दिखेंगे केवल मुद्रिकरण योजना, यानी सरकारी संपत्ति को बेचो, और वो लगातार दबाव बना रही है राज्यों के ऊपर, क्योंकि पुष्परंजन साहब बड़ी गंभीर चीज कह रहे थे। क्या सरकार के कर्ज तो हम लोगों को दिखते हैं, लेकिन हमारे तो चर्चा से राज्य सरकार के कर्ज गायब हो जाते हैं। राज्य सरकार भी काफी गंभीर कर्ज में डूबी हुई है अभी इस समय। जब वो उस कर्ज से बाहर निकलने का रास्ता लेना चाहती है तो फिर उसमें कहा जाता है कि आप भी अपने सरकारी संपत्ति को बेचिए। ये केंद्र सरकार की तरफ से सुझाव दिया जाता है। और अभी वित्त मंत्रालय में पिछले महीने एक यहाँ पर ट्रेनिंग का भी आयोजन किया गया था, जिसमें राज्य सरकार के जो वित्त मंत्री हैं उन लोगों को बुला के ट्रेनिंग दिया गया था कि आप किस प्रकार सरलता से आप अपनी सरकारी कंपनियों जो है या जो भी सरकारी संपत्ति है उसको कैसे आप बेच सकते हैं। तो देखिए, जब आपकी अर्थनीति इस रूप में होगी तो वहां पे महंगाई तो आएगी आएगी। और मैं अभी भी राहुल गांधी की एक बात मुझे अभी भी याद है, लोग उसकी काफी आलोचना कर रहे थे। ये जो बेरोजगारी और महंगाई का जो आलम है, जो अभी प्रेम जी भी कह रहे थे, क्योंकि ये महंगाई को हम लोग खतरनाक इसलिए मानते हैं क्योंकि हमारे पॉकेट भी खाली है और ऊपर से महंगाई का आलम भी काफी खतरनाक स्तर पे है। 2014-12 में भी महंगाई की स्थिति थी, लेकिन तब लोगों के पॉकेट में पैसे हुआ करते थे, इसलिए वो महंगाई सहनीय अवस्था में थी, और यह महंगाई असहनीय अवस्था में है। ऐसे स्थिति में देखिए, भले अभी हम लोग चाहे सांप्रदायिकता के आधार पर वोट हो जाए, राष्ट्रवाद के आधार पर वोट हो जाए, वोटर अभी इस मुद्दे की गंभीरता को ना समझे, लेकिन जैसे ही जिस प्रकार से सरकार अब तक इन्होंने अपने पूरे यानी कि 2014 से लेकर अब तक अर्थव्यवस्था को डुबाने वाले तमाम फैसले लिए हैं, लेकिन अर्थव्यवस्था को उबारने वाले कोई फैसले नहीं लिए हैं। ऐसे स्थिति में अर्थव्यवस्था भी डूबेगी और महंगाई का वो विकराल रूप हमें भारत में भी दिख सकता है जो हम लोग श्रीलंका में देख रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले प्रेम कुमार जी कह